तबीयत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे साइंस के बारे में। साइंस में हम लोग को ऐसे साइंस में तो कई बहुत सारा विषय आता है, लेकिन जो हम लोग को 9 10 में पढ़ना है वो साइंस के अंतर्गत में 3 ही विषय को रखा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और भी बहुत सारा विषय होता है साइंस में, लेकिन हम लोग को 9 10 में इतना ही पढ़ना होता है, ठीक। क्योंकि जब इंटर में जाओगे तो उसमें साइंस बोलोगे तो उसमें मैथ भी आ जाएगा, तो मैथ भी साइंस का ही एक तरह का पार्ट है, ठीक। और भी बहुत सारा होता है, प्राकृतिक विज्ञान वगैरह वगैरह, नेचुरल साइंस, बहुत सारा चीज़ें हैं। खैर हम लोग को ये 3 चीज़ें पढ़ना है। अगर आप भारतीय भवन किताब पढ़ते हैं, भारतीय भवन किताब या कोई भी अलग प्रकाशन का किताब पढ़ते हैं, आपको ये तीनों किताब अलग अलग मिलेगा। लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये तीनों एक ही चीज में मिल जाएगा, एक ही किताब में। और वही चीजें यहाँ पे पूरा चैप्टर हम एक ही बार लिख दिए सभ्य का। तो हमको समझना सर कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का आता है। तो हम लोग का साइंस में परीक्षा कम का ही पड़ता है, लेकिन टोटल 100 नंबर का ही रहता है। परीक्षा पड़ता है 80 नंबर का, ठीक है, लेकिन 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, ठीक। अब 20 नंबर का प्रैक्टिकल आया और 80 नंबर का, तो 80 नंबर 3 विषय में से आता है। 3 से डिवाइड दो, 3 दूनी का 6, 3 6 का 18, मतलब कुछ आसपास में। क्यूरो में 25 नंबर, क्यूरो में 26 नंबर, क्यूरो में 27, ऐसे करके ऊपर नीचे, मतलब 1 2 नंबर ऊपर नीचे करके और देगा, और टोटली करके 80 नंबर दे देगा, ठीक। तो 25 क्यूरो में 24, क्यूरो में 27 ऐसे करके दे सकता है। तो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। लेकिन जब 9 में है तो 9 में हालांकि होता है, लेकिन एग्जाम में ये सब कोई बोर्ड का एग्जाम जैसा नहीं है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल वगैरह उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एग्जाम जो लेंगे डायरेक्टली 100 नंबर का ही एग्जाम ले लेते हैं। कभी कभी हाई स्कूल में 100 नंबर का हो जाता है, कभी 70 नहीं 80 तक पहुंच जाता है। तो वो डिपेंड पड़ता है कि एग्जाम कैसा लिया जा रहा है। लेकिन 9 क्लास में तो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाता है, लेकिन 10 क्लास के लिए सर 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। याद रखना इस चीज को। तो सभी में मिनिमम क्यूरो में 25 नंबर, क्यूरो में 26, क्यूरो में 27 24 ऐसे आ सकता है। हो सकता है फिजिक्स में, हालांकि फिजिक्स में ज्यादा रहता है, 27 से 26 हो सकता है। इसमें भी कुछ हो सकता है 25 24 के आसपास में, इन सब में भी मतलब सब 25 के आसपास में कुछ रहेगा। इतना ही के आसपास में सब मेंटेन रहेगा, ठीक। तो हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी पे चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस तरीके से हम लोग पूरा 15 करेंगे, और हम बीच में से नहीं पढ़ाने वाले हैं। हालांकि एग्जाम में तुमको आएगा बीच बीच में से, जहां तहां क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर हम अगर बीच बीच में पढ़ाएंगे तो प्लस में नोट करने में प्रॉब्लम होगा। प्लस में कुछ ऐसा चीजें है एनसीईआरटी में जो कि कह देगा कि हमने पिछला चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इसका सीरियल ही ऐसा बनाया गया है कि हमको बारी बारी से पढ़ते जाना पड़ेगा। अगर सपोज हम कहीं पर बीच में से कोई पढ़ा देते हैं तो ये कहेगा ना कि इसके बारे में थोड़ा सा हमने पीछे में जान लिया है, ऐसे बोलेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम ना देखे, इसके वजह से हम लोग को पूरा सीरियल में पढ़ने में फायदा है। भले ही एग्जाम के एक आध महीना एक आध बार क्वेश्चन सही से नहीं बन पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट बन जाएगा, इतना जान लो 70-80% बन जाएगा। लेकिन जब सीरियल में पढ़ेंगे तो जो लास्ट एग्जाम आने वाला रहेगा दिसंबर के आसपास में, दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट लगभग सब खत्म हो जाएगा, तो दिसंबर और मार्च वाला जो एग्जाम रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी नहीं छोड़ोगे। तुमको 4 गो में से 2 गो बनाने को रहेगा तो ये तुम चारों बना सकते हो, मतलब चारों बनाने का क्षमता हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन बनाना 2 ही को रहेगा, और लगभग 6 महीना भी पढ़ लेते हैं तो 2 बन जाएगा आराम से, मतलब कि 80 नंबर 90 नंबर के आसपास में बनाना सीख जाओगे, तब तक के लिए सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को सीरियल पढ़ने में ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि इसमें इतना सारा है, तो इसमें किसको हम फिजिक्स मानेंगे, किसको केमिस्ट्री मानेंगे, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पदार्थ और अणु परमाणु सब जितना भी चीजें लिखा रहेगा वो अधिकतर केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। पदार्थ इसमें लिखा है, पदार्थ लिखा है, अणु परमाणु, परमाणु की संरचना, यहाँ तक केमिस्ट्री मानेंगे। देखना केमिस्ट्री की पहचान ही होता है अणु परमाणु पदार्थ समीकरण, ऐसे करके लिखा रहता है ना, हम समझ लें कि ये रसायन है, यानी कि रसायन के बारे में बात होगा, उसमें केमिकल के बारे में बात हो जाएगा, अम्ल क्षार लवण ऐसे वो सब 10वां के लिए है।
लेकिन 9 में पहचानने के लिए सर केमिस्ट्री, पदार्थ, पदार्थ, अणुपरमाणु, परमाणु की संरचना, ये सबसे पता चल जाएगा। प्राकृतिक संपदा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्राकृतिक पदार्थ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक पदार्थ भी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री में ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पे, हालांकि यहाँ से उठ करके एक क्वेश्चन, एक चैप्टर यहाँ पर आ गया है, तो इसका एक सिस्टम है बनाने का कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ाना है, इसलिए सिस्टम के अनुसार ऐसे किया है। भारतीय भवन पढ़ोगे तो ये तुमको मिलेगा 4 गो, और एक ये वाला भी मिल जाएगा, उसी में 5 गो, तो वो एक अलग किताब हो जाएगा। फिर उसके बाद में बायोलॉजी चलेगा, तो बायोलॉजी में जीवन से रिलेटेड ज्यादा पढ़ेंगे, बीमारी, जीवन, ये सब चीजें। तो जीवन की मौलिक इकाई उत्तक, उत्तक माने कोशिका समूह जिससे हम लोग का शरीर बना हुआ है। जीवों में विविधता, जीव कैसे कैसे तरह का होता है, कौन सा जीव दूध देता है, किसका शरीर में कितना दिल होता है, हृदय कितना कक्षीय वाला, ये सब चीजें। और इसके बाद में यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाएगा, हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी बायोलॉजी का है। और यहाँ पर खाद्य संसाधन में सुधार, ये भी हमारा साइंस के हिसाब से बायोलॉजी का है। तो मेरे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5, बायोलॉजी में हमारे पास में 5 गो है, केमिस्ट्री में भी हमारे पास में 5 गो है। तो बाकी बच गया सब फिजिक्स के लिए, वो 5 गो फिजिक्स के लिए हो जाएगा। तो फिजिक्स में सर गति, बल, नियम की गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा और ध्वनि, तो ये 5 गो, तो 5 3 15, मतलब सारा चैप्टर में, सारा बुक्स में मतलब कि 5-5 गो चैप्टर रहेगा। तो जब तुम भारतीय भवन पढ़ोगे तब भी तुमको यही मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी यही मिलेगा। एनसीईआरटी थोड़ा सा कहानी जैसा समझा देता है, इसमें थ्योरी जो होता है बहुत ही मतलब कम लिखा हुआ मिलता है, डिफिनेशन के साथ में ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ज्यादातर हाई स्कूल में, हाई स्कूल पूरा हाई स्कूल में नहीं चलता है, सभी जगह पे भारतीय भवन को पढ़ाया जाता है, उसमें लिखल भी रहता है हाई स्कूल के बारे में कि हाई स्कूल, हाई स्कूल लिख भी दिया जाता है किताबों में, ये हाई स्कूल के लिए किताब है। लेकिन बिहार बोर्ड जो क्वेश्चंस रेडी करता है वो सब एनसीईआरटी से रेडी करता है। तो हम लोग भारतीय भवन को पढ़ेंगे तो कुछ इसमें एक आध चीज ऐसा आएगा जो कि छूट सकता है, इसीलिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहेगा कि ये टॉपिक के बारे में आप दूसरा किताब से पढ़िए, और जो टॉपिक को बोलेगा स्पेशल कि इसको आप दूसरा किताब से पढ़िए, आपको वो टॉपिक दूसरा किताब से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें आगे या पीछे पढ़ाने को रहता है। तो बोलेगा समझ लीजिए इसको भी आगे जाकर के, तो हम इसको फॉलो करेंगे, हम भारत भवन को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि सिस्टम सब इस पे चलता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को नॉर्मली देखते हैं अब स्पेशली, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 9 क्लास भाग 1 होता है और 10 क्लास भाग 2 होता है। मतलब कि अगर हम 9 पढ़ रहे हैं तो 9 क्लास में कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो 10वें में आता है, जो कि हमेशा हम बोलते ही रहते हैं कि 7 8 9 10 जो पढ़ लिया 20% क्वेश्चन उसी से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या आएगा। तो जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना परमाणु की संरचना वाला में, इसमें संयोजकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, जो कि तुमको 1-2 ऑब्जेक्टिव इसमें से आराम से मिलेगा 10वां के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर जीवन के मौलिक इकाई, ये सब उतना कोई खास नहीं, बस सबका इस्तेमाल आएगा, यूज आएगा। ये चैप्टर जीवों में विविधता, इसमें से तुमको भी ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें क्या मिल सकता है कि मछली सांस को किस लेता है, ये सब 10 क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज तुमको भारतीय भवन की किताब में 10 क्लास में मिल जाएगा। यही तो बोल रहे हैं ना कि भारतीय भवन में सब रहेगा, लेकिन आगे पीछे सब मिक्स कर देता है उसमें, जिसकी वजह से उसमें सब्जेक्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये क्या कहता है कि हम 9 में पढ़ाए, हम 10 में नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये पहले ही बोल दिया है। तो जीवों में विविधता जो हम पढ़ेंगे उसमें मछली सांस कहाँ से लेता है, मछली के कितना दिल होता है, उड़ने वाला पक्षी के कितना दिल होता है, इंसान के दिल के कक्ष ना, दिल बोल रहे हैं, दिल के मतलब कक्ष कितना होता है, कक्ष के बारे में बात करेगा कि मनुष्य के हृदय में कितना कक्षीय होता है, दिल हृदय कितना कक्षीय होता है, तो मछली का हृदय कितना कक्षीय होता है, और भी अलग अलग तरह का जीव। और ये वाले एग्जाम में पूछ दिया जाता है और लेकर नहीं बनाता है। भारतीय भवन में हो सकता है कि बीच बीच में से कहीं कहीं से चीजें मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें 9 क्लास में ही बता दिया है। तो 10 क्लास में पूरा मिलेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो 9 क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये सिस्टम होता है कि 9 में पढ़ाएंगे तो 10 में नहीं देंगे ज्यादातर, 1-8% बाई चांस मिलेगा, वो अलग बात है और इसमें से फिजिक्स में से कुछ ऐसा है जो कि हम लोग को आ सकता है आने वाला, तो इसमें से कोई खास नहीं है 10 क्लास में। लेकिन हम लोग ध्वनि 8 क्लास में पढ़े, तो थोड़ा पीछे वाला भी बता देते हैं कि जो ध्वनि 9 क्लास में है वो 8 क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, तो काफी अच्छा रहेगा पढ़ने में। लेकिन 10 में इसमें से कुछ खास नहीं आने वाला है। हम बीमार क्यों होते हैं ये भी हमने 8 क्लास में पढ़ा है,
बीमारी के बारे में, कौन से किससे कौन सा बीमारी होता है, रोग होता है, उसका लक्षण क्या है, तो ये सब चीजें 8 वाला मिलेगा तुमको। और ये वाला, ये तुम 8 में भी पढ़े हो, 9 में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, फिर यही चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ोगे, और यही चीज को फिर 10वां के भूगोल में पढ़ोगे। क्लास 10th के भूगोल में कृषि वाला चैप्टर में ये चीज तुम पढ़ोगे, खाद्य संसाधन में सुधार के बारे में, मतलब ये खाद्य संसाधन क्या है, कृषि वाला में कृषि करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो जितना भी चीज इसमें पढ़ाया जाएगा 10 क्लास के सब भूगोल में रहेगा। तो इसमें से देखो कितना 2 नंबर इधर से 4-5 नंबर, इतना सारा क्वेश्चन हमको 9 क्लास का देखने को मिलता है। ये तो सिर्फ साइंस का है, सभी विषय में ऐसा ही कुछ कुछ चैप्टर्स जो कि 10 क्लास के लिए मिलता ही मिलता है, और एकदम कंफर्म रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल रहे हैं एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, देखने को जरूर मिलेगा। 9 क्लास का कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, ये परमानेंट होता है, ऐसा कोई शक की बात नहीं है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं पहला चैप्टर से, आज से ही ये सब थोड़ा सा जानकारी देना था ताकि लेकर को दिमाग में रहे कि हमको पढ़ना सब जरूरी है। और हम अगर अपना बारे में बताएं थोड़ा सा, तो हम लोग इसमें से एक डिफिनेशन खाली पढ़े थे, पदार्थ किसे कहते हैं, परमाणु के बारे में रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, और संयोजकता के बारे में हल्का फुल्का पढ़े थे। बाकी हमने केमिस्ट्री में पूरा डीप में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा कोचिंग में नहीं होता है, अभी भी शायद होता है कि नहीं से नहीं पता है, लेकिन तो शिकायत बहुत करता है। उत्तक के बारे में थोड़ा, इसके बारे में, इन सब के बारे में हम कोई ज्यादा खास नहीं पढ़े हैं। गति के बारे में ये मतलब फिजिक्स पूरा पढ़े हैं, फिजिक्स के टीचर ठीक है, मतलब सारा विषय सारा चैप्टर कंप्लीट, बाकी सबका हम नाम नहीं सुने थे, ठीक है ना, ये सब चीजें का नाम नहीं सुने थे। अब यहाँ ध्यान देना, ये चीजें प्राकृतिक संपदा और ये सुधार, ये एक तरह से ज्योग्राफी से रिलेटेड ये चैप्टर हो जाता है। जितना भी साइंस देखने को मिलेगा उसमें 2-3 चैप्टर ऐसा रहेगा जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको भूगोल में देखने को मिलेगा। इसी वाला चीज को तुमको मतलब कि 9 में ही रहोगे तब 9 में ही मिलेगा, 10 वाला रहेगा तो 10 में भी भूगोल में देखने को मिलेगा। साइंस का 2-3 चैप्टर पूरा हूबहू मिलेगा, एक बार चीज भूगोल में पढ़ लिया, साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, साइंस पढ़ लिया, भूगोल का कुछ क्वेश्चन बना लोगे आराम से। तो इसमें से कुछ 2-3 चैप्टर ऐसा होता है जो कि इसमें भी है। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो भी समझाना था समझा दिए हैं, और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। तो पहला चैप्टर, और थोड़ा सा जो जो बीच में इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश का भी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जो इंटर में साइंस लेगा उसको वहां सब कुछ ऑलमोस्ट इंग्लिश में मिलेगा, सारा का सारा चीजें। अगर साइंस लोगे तो इंग्लिश में ज्यादातर लोग पढ़ाना पसंद करते हैं, तो इंग्लिश में अगर अभी से थोड़ा बहुत नाम जब पता रहेगा ना, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सबके बारे में थोड़ा बहुत, जिसका भी हेडिंग रहेगा हेडिंग के बारे में कुछ कुछ मिलेगा इंग्लिश, तो याद रखना उसको, ठीक है। पहला हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। अब ये पदार्थ, सबसे पहला तो हमको समझना पड़ेगा कि ये पदार्थ क्या है। तो हम लोग इंग्लिश में पदार्थ का इसको मैटर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, कि मैटर माने पदार्थ होता है, ठीक है। मैटर माने पदार्थ, आवर माने हमारा, और सराउंडिंग माने आसपास, और ये इन मतलब में होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखा है के। तो ये एक ग्रामर का रूल्स है कि कभी कभी इन मतलब में भी होता है, कभी कभी के भी होता है, ऑफ माने भी का के की होता है। तो ये सिस्टम जब पढ़ाएंगे ग्रामर तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर अगर चेंज करें, हमारे आसपास में पदार्थ, ये भी एक फिट बैठता है कि हमारे आसपास में क्या क्या पदार्थ है। कॉपी, किताब, कलम, पानी, हवा, जो भी कुछ है सब कुछ पदार्थ ही है। तो यहाँ पर यही डिफिनेशन से लिखा गया है कि दुनिया का कोई भी चीज है, विश्व में कोई भी चीज है, वो सारा का सारा कोई ना कोई चीज से बना हुआ है। ईटा बना है सर, तो बालू से वगैरह वगैरह सब मिला के तो बना है, मिट्टी बालू सब चीजें। तो छोटा छोटा कण से भी बना हुआ है। इसमें भी सर मार्कर भी है, तो इसमें भी छोटा छोटा महीन महीन कण लगा हुआ है। बेंच भी सर लकड़ी है, तो ये भी छोटा छोटा कण से मिलकर के एक बड़ा लकड़ी बना हुआ है। कोई भी दुनिया का चीजें ले लो, सब चीज कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजों से मिलकर के बना हुआ ही है। तो हम लोग जो चीज से मिल के बना हुआ है ना, हम लोग उसी को बोलते हैं कि ये पदार्थ है। लेकिन ये डिफिनेशन सबको हजम नहीं होने वाला, ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी का किताब का ये डिफिनेशन है, लेकिन सबको हजम नहीं होगा। जैसे कि मेरा ही कोचिंग में मेरा ही भाई पढ़ा रहा है, और हम ऐसे बताए हैं और वो बता रहा है कि ये गलत है। तो समझिए कोई डिफिनेशन क्या दिया था, यहाँ देखिए आखिर उनका डिफिनेशन क्या था। ये देखिए, ये वाला डिफिनेशन, उनका डिफिनेशन ये था, और हम भी यही पढ़े हैं, ठीक है। हमको भी कोई ज्यादा खास नॉलेज वगैरह नहीं था। हम अपना टाइम में जब सेल्फ स्टडी करते करते सब पूरा रीडिंग की किताब, तब समझ में आया है कि हम लोग के टीचर बहुत कुछ छुपाते थे, समझाते कम थे, लिखाते ज्यादा थे, और जो भी लिखाते थे कम ही लिखाते थे, लेकिन ज्यादा लिखवा देते थे। कम में ही मतलब सिलेबस कम पढ़ाए, लेकिन ज्यादा लिखवा दिए और रटने पर ज्यादा फोर्स।
जिसकी वजह से लेखन को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो लेखन को पहले समझना चाहिए ताकि वो अपने आप डिफिनेशन बना सके। हम जब भी ये डिफिनेशन देते हैं ना, तो तुम देखना कोई भी अपना कोचिंग दोस्त यार में मिलना, ये डिफिनेशन तुमको गलत बोल देगा, ठीक है ना, परमानेंटली गलत बोलेगा, ये तुमको सही बोलेगा। और ऐसे ही बोलोगे तो कहेगा ना कि तो टीचर अच्छा से नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसको तुम खुद बनाओगे, हम सिर्फ हिंट्स के लिए इतना लिखे हैं, ठीक है। यहाँ फिर समझाते हैं एक बार। पदार्थ क्या है सर? तो दुनिया के, इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री, सामग्री माने कोई भी चीज से बनी हुई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक इसको बोलता है कि पदार्थ ये। तो वैज्ञानिक बोलता है तो वैज्ञानिक से भी बड़ा इंसान है। अरे भाई, जब वैज्ञानिक बोल रहा है तो उसको बात मानने में क्या दिक्कत है? तो जस्ट, लेकिन लोग कहेंगे अरे यार ये डिफिनेशन तो नहीं मिलता है किताब में, कहीं नहीं देखने को मिलता है जल्दी, और मिलेगा भी तो टीचर इसको समझाएंगे नहीं उतना। तो टीचर क्या समझाते हैं, ये चीज को समझाते हैं कि जिस वस्तु में थोड़ा द्रव्यमान हो, थोड़ा सा स्थान घेरता हो, आयतन हो, उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ऐसे करके दूसरा टीचर बोलेंगे। अब भारतीय भवन में ये साफ सुथरा ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। तो भाई रे, आपको समझ में आना मतलब रखता है, डिफिनेशन क्या लिखा है उससे आपको क्या काम है? आप समझ गए ना चीज को, आप डिफिनेशन उसको बना लीजिए। लेकिन यही चीज तो लेखन को समझाते नहीं है टीचर लोग, यही गलती कर देते हैं। तो ये चीज जरूर समझना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल में, क्या आखिर दुनिया में कौन सा चीज है भाई जो सब कहीं ना कोई सामग्री से बना है? तो जैसे कि हम लोग हवा सांस लेते हैं, हवा भी कुछ ना कुछ तो है ना भाई। खाना खाते हैं, खाना भी कुछ ना कुछ है। पत्थर, ये तो सामने साफ साफ दिख सकता है, बादल देख सकते हैं, तारा देख सकते हैं, पौधे देख सकते हैं, पशु, यहाँ तक कि जब हम लोग पानी पीते हैं एक एक बूंद, ये सारा का सारा चीजें पदार्थ ही है। रेत, छोटा छोटा कण, वो सबको भी, ये सारा चीज हम लोग पदार्थ समझते हैं। तो अब ये डिफिनेशन अब बनेगा। जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक ये डिफिनेशन बनाएंगे तो अधूरा लगेगा। इसीलिए पहले हमने वही समझाया, और किताब में भी वही पहले ही समझाया। अब बात को समझो कि इसमें क्या लिखा है। इन सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, मतलब दुनिया का कोई भी वस्तु होगा उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ न कुछ वजन होगा ही होगा, और कुछ स्थान, मतलब कुछ जगह घेरेगा, कुछ उसका आयतन होता है। अगर सपोज दैट हम कि पेन को या कॉपी किताब को ऐसे रख देते हैं, तो उतना दूर का क्या करता है वो एरिया घेर लेता है, मतलब वो अपना कब्जा कर लेता है कि ये मेरा है इतना। तो अब इसका डिफिनेशन एक्चुअली में बनेगा, लेकिन एक्चुअली डिफिनेशन तो यहीं से नहीं आया है कि दुनिया का कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी चीज से बना हुआ है ना, ये भी किसी न किसी चीज से बना हुआ है, तब इसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, और ये फिर स्थान भी घेरता है। तो अगर हम इसको बड़ा डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया की कोई भी वस्तु कोई ना कोई सामग्री से बना हुआ है, और जिसमें कुछ स्थान होता है, स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, आयतन होता है, उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। आप दोनों चीज को मिक्स कर दीजिए, क्या दिक्कत है इससे? आपको समझ में आया है, ये बड़ी बात है। डिफिनेशन कैसे लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में लिखेंगे समझ से, ना कि रट के जाने से। रट के जाओगे भुला जाओगे, समझ लियो तो अपने से बना लोगे। तो ये तुम्हारा खुद का पहचान होना चाहिए। और ये पंच तत्व, जिसके बारे में तो तुमको नाम सुनने को भी नहीं मिलेगा कोई और अलग एरिया में, ठीक है। ये पंच तत्व क्या है? हम तो खुद नहीं सुने थे, लेकिन हम पंच तत्व का नाम ज्यादातर हम रामायण ये सब देखते रहते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर ये सब मिलता है। रामायण में जब राम जाते हैं गुरुकुल पढ़ने के लिए अपना, तब उसमें ये गुरु और ये सब समझाना बहुत जरूरी चीज है। तुम लोग को भी पता होगा कि नहीं होगा, जब शक्तिमान देखते हैं तो उसमें भी ये चीज का जिक्र किया गया है। तो पंच तत्व ये क्या होता है, और रामायण में भी ये बताया जाता है कि पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, ऑलमोस्ट दुनिया का, अरे ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही पूरा दुनिया का पूरा वस्तु यही पांचों चीज से मिलकर के बना हुआ है। चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, हम लोग का, इंसान का शरीर हो। और अधिकतर तुमको जब धार्मिक फिल्म देखोगे तो इसका जिक्र जरूर मिलेगा तुमको। महाभारत भी देखो तो उसमें भी ये सब चीजें मिलता है कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। और जब इंसान मरता है तो पांचों तत्व अपना अपना जगह धर लेता है। पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, हवा हवा में, आकाश आकाश में, ये सब चीजें अपना अपना जगह पर चला जाता है। अग्नि अग्नि में मिल जाता है। तो हम यहाँ पर बता भी दिए पांचों का नाम। वायु, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, ठीक है, मिट्टी जमीन, वायु पृथ्वी, अग्नि माने आग, जल माने पानी, और आकाश। तो कुछ चीजें हम लोग आकाश यानी कि चुंबक के जैसे बोलते हैं उसको, आकाश में कुछ अपना गायब हो जाता है। इंसान के शरीर मरने के बाद में ये सब चीजें अपना अपना जगह पर चला जाता है। तो ये चीजें भी लेखन को जरूर समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीजें हो, वो सब पंच तत्व से ही बना हुआ होता है। चाहे तो हमारा शरीर हो या तुम्हारा शरीर हो,
किसी का भी शरीर हो या निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, उसमें कहीं ना कहीं इन पांचों का गुण जरूर रहेगा, थोड़ा थोड़ा 0% 1% ठीक क्यों ना रहे, लेकिन इसका गुण जरूर उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसी को पंच तत्व कहा गया है। ठीक है ना। और भी अगर धार्मिक फिल्म देखोगे तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारा चीजें इसके बारे में बताया जाएगा उसमें, कि इंसान के अंदर में 5 तत्व है, प्लस में 7 चक्र होता है, ऐसे 108 होता है, इस तरीके से 112। सब लोग अपना अपना व्याख्यान करते हैं, जो जिसके बारे में जितना जानता है वो उतना बोलता है, और किसी का अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है तो वो और अच्छा बताते हैं। खैर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस तो है थोड़ा बहुत लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अधूरा एक्सपीरियंस बड़ी खतरनाक होता है। और यहाँ पे पांचों तत्व का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको याद रख लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का याद रखना कि पंच तत्व कौन कौन है। या हम लोग का शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। पंच तत्व मतलब 5 तत्व, ठीक है ना। पंच माने 5, तो 5 तत्व। और यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इनके अनुसार दुनिया के सभी सजीव या निर्जीव इन्हीं पंच तत्व से बने हैं, जो कि हमने अभी बताया है। अब यहाँ से एक्चुअली अब हम लोग का क्लास चालू होगा, लेकिन ये इतना जानकारी हमको देना था भूमिका के रूप में, थोड़ा समझाना था। एक्चुअली क्लास अब यहाँ चलना चालू हो जाएगा। वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला है भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति, ठीक है ना। अब इसके बारे में हमने 7 क्लास में पढ़ा है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। 7 क्लास में पढ़े हो कि नहीं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, ये सब चीजें, दूध का मतलब कि दही बनना, ये सब चीजें, ये भी एग्जाम में ही पूछता है। भले ही हमने 7 क्लास में पढ़ लिया है, 10वां में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन तुमको वही वाला याद रखना पड़ेगा। दूसरा किताब में तुमको भारतीय भवन में तुमको फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन इसी की वजह से किताब थोड़ा मोटा पड़ जाता है और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, खत्म नहीं होता है। कारण यही है, अगर हम लोग शुरू से पढ़ते रहेंगे तो सारा चीज पहले ही हम लोग को डील कर दिया गया है, बस उसको और हार्ड लेवल का 10वां क्लास में लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे, गुणधर्म क्या होता है कोई भी वस्तु का, पदार्थ का। और रासायनिक प्रकृति, वो रासायनिक कहाँ से आया है। फिलहाल हम लोग जो इस चैप्टर है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हम लोग सिर्फ स्पेशली भौतिक गुण पर चर्चा करेंगे, और रासायनिक प्रकृति के बारे में हम लोग अगला चैप्टर में बात करेंगे कि इसका रासायनिक प्रकृति क्या होता है, इसमें कैसा कैसा चेंजेस होता है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन फिलहाल में हम लोग इस चैप्टर में यही सीखेंगे, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब हमारे आसपास के पदार्थ में। तो हमारा चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, याद रखना कि हमने सभ्य चीजें लिखते जा रहा हूँ, कि मेरा चैप्टर का पहला टॉपिक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सब में 1.1, 1.2, 1.3 का मतलब है कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पहला चैप्टर के मेन टॉपिक कैमा है। तो पहला के पहला वाला टॉपिक क्या कहता है चैप्टर के अनुसार से, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है। हम जो भी कुछ हेडिंग लिखते हैं उसमें हम पूरा जवाब नहीं देते हैं, तो इसका ध्यान रखेगा कि कम लिखते हैं, ताकि तुम थोड़ा सा मेहनत करो, अपने से दिमाग खुद से लगाओ। और अगर लिख देंगे पूरा तो रट के याद कर लोगे, फिर रट के याद करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, या पदार्थ कौन कौन सी चीज से मिलकर बना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका नीचे में आंसर हो गया है। तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप को लिखे, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पर है पहला सर कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि पदार्थ किस चीज से बना हुआ होता है, तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। और दूसरा है पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका कैसे हम याद रखेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास नॉर्मली बोलेगा जो क्वेश्चंस के अनुसार पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट। पदार्थ का भौतिक स्वरूप को लिखे, तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और ये कण बहुत ज्यादा ही छोटा होते हैं, इतना कि हम कल्पना नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसके लिए घर पे जाकर के तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत तरह की चीजों को कर सकते हो, लेकिन जो घर पे कर सकते हो हम उसके बारे में बताते हैं। डिटॉल तो सब जानता है ने, डेटॉल सबके घर में मिलता होगा, अगर लगाता होगा तो, या साबुन वगैरह मिलता ही होगा, ठीक है ना, या तो फिर लिक्विड जैसा रहता है वो भी। तो डिटॉल को क्या करना है, बाल्टी वगैरह में जो भी हो, आपके पास बाल्टी होगा, कोई भी जार होगा, कोई भी बर्तन होगा, पानी में
डिटॉल के बूंद को डाल देना और घोर देना, और उस डिटॉल का थोड़ा सा पानी कोई दूसरा बर्तन में डालना, या उसमें और पानी डालना फिर निकालना। जैसे सपोज दैट हम इसमें पानी पूरा भर दिए, इसको से हम पूरा पानी खाली करके फिर हम और पानी भर दिए, दूसरा पानी हल्का सा डिटॉल वाला मात्रा रह गया था, और फिर से उसको दूसरा पात्र में डाल दिए, ओकरो में और पानी भर दिए, फिर से उसको दूसरा वाला पात्र में डाल दिए, और में पानी भर दिए। करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लेकिन फिर भी उसमें डिटॉल का महक रहेगा। एकदम बहुत ज्यादा भी उसको तुम बार बार बाल्टी चेंज करते जाओगे, उसमें पानी बार इतना छोटा सा बूंद रह गया, इतना सुन रहने दिए, फिर पानी डाल दिए सर, फिर वो पूरा महक डिटॉल जैसा करते हैं। उसका कलर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन सुगंध एकदम प्रॉपर दम पता चलता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि डिटॉल का कण इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बार बार उसका सुगंध हमको दूसरा पानी में देखने को मिल रहा है, और जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपदार्थ सर क्या चीज, तो कण से मिलकर के बना हुआ है, छोटे 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 कण से मिलकर के ही बना हुआ होता है। अब अगर ईटा सीमेंट ये सब को बात कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, ईटा में भी छोटे 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 मिट्टी बनना, तो बड़का कोई ईटा बनना। इस तरीके से जो नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसा ही देने में अच्छा रहता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी मेरे एक दो को बना, और कुछ सब्जेक्टिव भी बना। तो सब्जेक्टिव में एग्जाम में क्या पूछेगा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप को लिखे, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। खाली यहाँ पर हमने क्या किया, लिखे नहीं, ये वाला नहीं लिखे हैं, लिखे। एग्जाम में तुम्हारा ऐसे रहेगा। ध्यान देना है कि सिर्फ टॉपिक का कुछ अंश भी मिल गया तो मतलब जवाब उसी से रिलेटेड होगा, तुमको दिमाग में सोच लेना है पहले ही से। क्योंकि हेडिंग किताब में ऐसा ही करके डालता है, उसमें ये थोड़ी डालता है कि लिखिए, परिभाषित करे, वर्णन करे, प्रकाश डाले। ये सब लिखेगा तो पता चलेगा कि किताब को भी लिखते लिखते टाइम 12 बरस लग जाएगा, उतना छापने में, उसको लेखन को पढ़ने में एक पॉइंट थे। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन क्या दे सकता है एग्जाम में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप लिखे, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। ये सब चीजें दो कारण काफी, इसका भौतिक स्वरूप ही है। मतलब भौतिक मतलब क्या सर, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब भौतिक चीजें हैं। ठीक है, दूसरा में अब ये चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, पदार्थ के कणों के अभिलांछिक गुण। अब ये तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को लिखे, अभिलाक्षणिक गुण को लिखे, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हाई स्कूल के एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को लिखे। तो हम क्या लिखेंगे, ये तीनों लिख देंगे आराम से। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए भी एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, सभ्य परिपक्व दूध को देख सकते हैं। जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसका सबसे और सिंपल एग्जाम्पल है शरबत। कौन कौन पिए हो शरबत, शरबत शरबत पिए हो कि नहीं, हाँ पिए हैं। ये हम इंटर में सर से सवाल पूछे थे। सपोज दैट, अच्छा सा गिलास बना लेते हैं, ये है मेरे पास में एक गिलास, ठीक है। अब इस गिलास में, गिलास थोड़ा सा ज्यादा बेकार हो गया है थोड़ा सा गिलास का हल्का सा टेढ़ा रखते हैं। इस गिलास में हम क्या कर रहे हैं, पानी डाला हुआ है, इतना भरा हुआ है, मान लेते कि पूरा ही पानी भरा हुआ है, सपोज दैट कि पूरा पानी भरा हुआ है मेरे गिलास में, और हम इसमें चीनी डालेंगे। सपोज दैट गिलास भरल है और उसमें चीनी डाले, मान लेते हैं कि इतना चीनी डाल देते हैं, गिलास का औकात भर ही, ऐसा नहीं कि तुम 2 गिलास, औकात भर डालेंगे। और चीनी जब डालेंगे तो पानी को बाहर गिरना चाहिए, क्योंकि उससे औकात से ज्यादा चीज डालनी है बाहर अंदर में, तो बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, चीनी डालेंगे और चीनी गायब हो जाएगा, पानी उतना ही रह जाएगा। कभी नोटिस किया ये चीज को? पानी में अगर बालू या पत्थर ईटा डाल देंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन चीनी नमक डालेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। वो भी तो ठोस है ना, दोनों ठोस था, ईटा बालू भी ठोस था, चीनी नमक सब भी ठोस था, लेकिन बालू सब डालने की वजह से पानी बाहर, लेकिन चीनी और नमक डालने से गायब हो जा रहा है। लेकिन मतलब एक बार डालने से मतलब निकल जाएगा। तो अब बताइए कि वो कहाँ गया, चीनी फिर कहाँ नुका गया कुछ। तो यही चीज है कि पानी के अंदर ना, ऐसे सपोज दैट कि पानी इस तरीके से कुछ है, सपोज दैट तुम इस तरीके से इसको समझ सकते हो
या हम इसे बहुत छोटा छोटा बनाए हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। या इस टाइप्स में बना सकते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरे पास पानी है, पानी का अणु कुछ ऐसा देखने में लग रहा है, तो ये सब जो बीच में गैप है, खाली खाली जगह, ये सब जो खाली खाली जगह है, चीनी सब जाकर के इसी में घुस जाता है। ये पूरा पानी नजर आ रहा है, सपोज दैट कि ये पानी मेरे पास में, ये पानी का पूरा ये अणु है, और इसका बीच में गैपिंग जो दिख रहा है, इसमें जाकर के चीनी और नमक ये सब जो डालते हैं, घुलने वाला चीज, वो इसी में जाकर नुका जाता है। तो हम लोग को लगता है चीनी कहाँ गायब हो गया, नमक कहाँ गायब हो गया जब डालते हो उसमें। तो लेकिन ईटा पत्थर डालते हैं तो औकात से ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाता है, वो घुलता ही नहीं है, तो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका मतलब निकल करके आया कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, मतलब होता है। सब देखो, अगर छोटा छोटा है तो इसमें छोटा छोटा जगह खाली है, और इन्हीं सब में छोटे छोटे चीज जाकर के नुका जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होता है। सिरमिट देखा होगा, सिरमिट जैसे हम अभी एक्सपेरिमेंट घर करते रहते हैं, डंबल वगैरह बनाते हैं, तब ये सब चीजें होते रहता है। सिरमिट में देखना, सपोज दैट कि एक कड़ाही हम लोग जो गट्टी डालते हैं, एक कड़ाही गट्टी, ठीक है ना, इसमें एक कड़ाही गट्टी डाले, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ और चीज डालेंगे तो इस औकात से बाहर हो जाएगा। हम इसमें आधा कर डाल लेते हैं, इसी का आधा बालू डाल लेंगे, और फिर आधा सिरमिट डाल लेंगे, तो टोटली 2 टप होना चाहिए ना। लेकिन जब मसाला बनाएंगे तो एक ही टप होगा पूरा, और पानी भी उसमें डालो उसमें, तो कहाँ गया सब, घुल नहीं गया। जैसे मेरे पास में जो छर्री था, ये इस तरीके से, जो भी कुछ छर्री था इस तरीके से, ये अपने में टकराया सर, और बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह बच गया, तो पनिया बालुआ सिरमिटिया सब एक अंदर में नुका गया, और ये इतना ही कि इतना ही देखने में लग रहा है, क्योंकि गट्टी तो हम लोग के जैसे तैसे होता है, कहीं ना कहीं इसका खाली जगह बच जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है एकदम सब फिट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में खाली जगह बच जाएगा, और ओकरे में जाके सिरमिट बालू से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम लोग को लगता है कि यार एक मतलब कि एक टप डाले थे कंक्रीट, मतलब एक छर्रे डाले, फिर सिरमिटियो डाले आधा, फिर बालू, तो 2 होना चाहिए ना, मसाला 2 टप बनना चाहिए, लेकिन एक ही टप बनेगा वो। 2 टप डालेंगे तब भी एक टप, क्योंकि बीच में जो खाली जगह था उखने में जाकर के, और सारा सारा बालू सिरमिटी सब सब घुस गया उसी में, पानी भी वहीं चला गया है। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि पदार्थ के कण के बीच में खाली जगह होता है, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, तो खाली जगह होता है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये भी इसका क्या है सर, पदार्थ के कण के अभिलाक्षणिक गुण है। ये पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं, जैसे कि अगरबत्ती तुम लोग नहीं जला रहे हो, जलाना चाहिए, ठीक है ना जी। तो अगरबत्ती हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, अमर बाबू अगरबत्तियां नहीं जला रहे हैं, जब अगरबत्ती जलाते हैं तो क्लास में क्या होता है, इंजर होता है। अरे भाई सुगंध देता है ना, सुगंध देता है ना। कल इसी तरीके से हम भी अगर 2 का कुछ कुछ बोल देते, घर जाके वीडियो देख रहे एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें अजीब अजीब बात बोला हुआ था, ऐसी हड़बड़ में पता नहीं क्या क्या बोल दिए थे उसमें। हम मतलब कान घूम रहा होगा, छोटा सा देखो, अगरबत्ती जब हम लोग जला करके रख देते हैं तो क्या होता है कि अगरबत्ती का जो सुगंध होता है ना, इधर उधर भटकने लगता है, मतलब क्या हुआ, घूमने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, और हम लोग को भीड़ में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं, वो भागते रहता है, भागते रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। हिया पर जो अगरबत्ती जलाया तो इतना देर में पहले आएगा, फिर उसके बाद इतना, फिर उसके बाद बाहर भी सुंघाने जाता है, और लोग कहते हैं कन्या अगरबत्ती भाग रहे था। कभी सोचा होगा ऐसे, सब बोलते हैं बाहर में। यहाँ पर जलाएगा थोड़ा देर के लिए, यही रहेगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, फिर उसके बाद में बाहर चला जाएगा, और मतलब बाहर के लोग भी सुनते हैं अगरबत्ती महक रहा है यहाँ। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि ये भी एक दूसरे से मतलब कि भागते रहता है इधर। अगर और देखना है तो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उस समय में जब रोशनी वगैरह आएगा तब देखना कि दिखाई देगा गर्दावत धुरिया इन्होंने भागे भागे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, मतलब ये रुकता ही नहीं, हमेशा इधर उधर भागते रहता है। अभी बोल रहे हैं अगर गर्दा उड़ रहा होगा तो यहाँ पर भी आगे पीछे हो रहा होगा, क्योंकि आवाज से इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लाइट में देखोगे अच्छा सा दिखेगा। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित मतलब खींचते रहते हैं। जब ये भाग रहा है तो जाहिर की बात है, कोई खींच रहा होगा तभी तो भाग रहा है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को खींचता है। इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई लोहा ले लेते हैं,
और लोहा को पीट पीट करके इसको और चूर चूर करने का कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चूर चूर होगा, धीरे धीरे चौड़ा होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा, लेकिन छितराएगा नहीं टूट करके। अब अगर हम लोग खल्ली ले लेते हैं, चौक, खल्ली, खल्ली ना खल्ली, अगर खल्ली हम लोग ले लेते हैं चौक को, तो चौक क्या होता है, टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो उसमें क्या समझ में आया है कि पदार्थ का जो कण था लोहा में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत कस के पकड़ लेता, लेकिन खल्ली में उतना कस के नहीं पकड़ लेता, लेकिन पकड़ ले तो था ना भाई, थोड़ा बहुत तो पकड़ ले था ने, एक दूसरे को पकड़ के रख ले था। तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि कोई भी पदार्थ होता है दुनिया के, वो एक दूसरे को खींच करके रखता है, अपने आप में ही खींच करके रखता है, ज्वाइन करके रख ले रहता है, जब तक उस पर कोई बाहर से बल लगा के उसको चूर करके साइड ना कर दे, तब तक वो अपने आप को साथे रखना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक क्लियर हुआ है। एग्जाम में इसके बारे में बोलेगा तो दोनों पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण बोलेगा तो इसमें तीनों लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के अवस्था में कितने अवस्था होता है, हम लोग नॉर्मली 3 ही सुनते हैं, लेकिन ऐसे 5 गो होता है, प्लाज्मा भी होता है, बीसी भी होता है, ऐसे करके एक नाम है। उसको लास्ट में चैप्टर जब एंड होगा ना, तब उसके बारे में भी बात चलेगा, प्लाज्मा बीसी के बारे में, है ना, तो उसके बारे में बात चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को चैप्टर में शुरुआती में यही तीनों के बारे में पढ़ना है। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ के 3 रूप होता है, यानी कि 3 अवस्था होता है, जिसको हम लोग ठोस, द्रव और गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर रूप भी लिखे हैं अवस्था में, ठीक है, तो ठोस लगा देंगे तो ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, इस तरीका से तीनों का अवस्था के साथ में बोल सकते हैं। और रूप बोलेंगे तो खाली ठोस, द्रव, गैस, हालांकि सब एक ही बात है, ठोस बोलिए, ठोस अवस्था बोलिए, समझ में आता है बात को। तो पहले समझते हैं कि ये ठोस क्या होता है। ठोस जैसे ईटा, पत्थर, ये सब क्या है, ठोस है। तो इसमें क्या है, इसका आकार दिख रहा है सर, कि सपोज दैट मेरे पास में एक ईटा है, ठीक है ना, ईटा है, सपोज दैट कि मेरे पास में ये एक ईट है, मेरे पास में ये ईट है, तो ईट है तो ये इतना ही साइज का रहेगा, और ये कठोर भी है, वजनीय भी है, ठीक है ना। तो इसका आकार देखने में क्या एकदम पूरा निश्चित आकार है, ईटा चरखूट है तो चरखूट है, मतलब ईटा पूरा परफेक्टली है। और इसको तौलेंगे भी सर तो उतना ही वजन होने वाला है, इसको अगर तोड़ के तौलेंगे तब भी उतना ही वजन होने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से 2 टुकड़ा कर देंगे तभी वो उतना ही रहेगा। मतलब क्या है सर, ईटा के आकार भी एकदम परफेक्ट है, निश्चित है, और आयतन भी निश्चित है, उतना मतलब उतना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं कि ठोस अवस्था है ये। तो वैसा अवस्था या पदार्थ के वैसा अवस्था यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। हम पहले ही बोले हैं कि हम पूरा बात लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ समझाने समय में ही हम बोलेंगे सब चीज। वैसा अवस्था, अवस्था हम ऐसे बोल सकते थे, या तो यहाँ लगा सकते थे कि पदार्थ की वैसा अवस्था है, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका निश्चित आकार और आयतन हो, निश्चित आकार और आयतन हो। देखो हम कैसे लिखे सर, अजीब सा लिखा है लेकिन बोल कुछ और रहे हैं, तो बात को समझना है। जिसका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन, यानी कि नगण्य संपीड़न हो, माने कि इसको हम संपीड़न नहीं कर सकते हैं, इसको मतलब दबा नहीं सकते हैं, इसको ऐसा नहीं है कि ईटा को दबा के पॉकेट में रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ के वैसा अवस्था जिसका आकार, आयतन एकदम निश्चित होता है, ठोस में संपीड़न नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग दबा करके, जैसे कि बैलून वगैरह को हवा निकाल के पैकेट में रख लेंगे, गेंदा वगैरह को पचका उचका के जैसे तैसे करके रख सकते हैं, अगर फूला हुआ रहेगा तो कम हवा वाला, तब सिचुएशन में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन सर ईटा उटा को, पत्थरा को तो नहीं पैकेट में रख सकते हैं दबा हुआ करके, है ना, बात सही। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठोस। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे ना दे, इतना सारे एग्जाम्पल तो बोल ही रहे हैं, तो सब लिख लेना, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर 1 2 को दिए हैं जो कि काफी खतरनाक एग्जाम्पल है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, ताकत हम इसमें बाहर से लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्दी टूटता ही नहीं है, और टूटेगा भी तभी ठोस ही रहेगा, मतलब वो भी कठोर ही रहेगा। टूटने के बावजूद भी उसका जो निकलेगा छोटा छोटा टुकड़ा, वो भी बहुत कठोर रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम सब पे हिल जाएगा तोड़ने के बाद, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि तुमको दिमाग में क्रिएट करेगा बात, इसीलिए हम जो नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहे हैं, ईटा पत्थर बालू ये सब, वो हम यहाँ लिखे ही नहीं है, बोल दिए सिर्फ। रबर बैंड, ये एग्जाम्पल लेना पड़ गया हमको जानबूझ करके, क्योंकि तुम लोग बाद में सवाल पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे तब भी हमको बताना चाहिए। रबर बैंड मतलब कि जो रबर का कोई भी चीज होता है, कोई भी वस्तु, तब उसको हम कहेंगे कि सर इसको तो खींच वगैरह सकते हैं,
ये सवाल आएगा कि नहीं? अभी हमने ऊपर में क्या लिखा था कि नहीं खींच वगैरह सकते हैं, लेकिन फिर इसको तो हम तो खींच सकते हैं ना, फिर इसको ठोस कैसे कहा देंगे? तो खींचेंगे कब? जब तक ताकत लगल रहेगा तब तक रहेगा वैसे, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर वो अपने आप जैसा था वैसे में हो जाएगा। तो इसका वजह से हमको समझ में आ रहा है कि ये ठोस है, क्योंकि अपना रूप में फिर से अपने आप आ जाएगा। हम लोग जब तक ताकत लगे रहते हैं तब तक कैसे रहेगा? अब देखो यहाँ पर ये बोलोगे चीनी और नमक, हम यहाँ पर चीनी नमक के घोल नहीं लिखे हैं। अगर घोल लिखते तो लिक्विड में बदल जाता वो, लेकिन हम यहाँ पर घोल नहीं लिखे हैं, तो खाली चीनी नमक लिखे हैं। तो हम लोग जब बोरी में चीनी लेकर के आते हैं, एक बोरा तो एक ही बोरा, 20 किलो तो 20 ही किलो। खाद लेकर आते हैं, इसमें खाद भी लिख सकते हैं, खाद लेकर आते हैं तो 20 किलो तो 20 ही किलो, 50 किलो का बोरा तो 50 किलो, उतना ही परफेक्ट रहता है। नमक एक पैकेट लाते हैं किलो, उतना ही रह जाता है। तो जस्ट ये परफेक्ट चीज है, वो एक तरह का ठोस है क्योंकि पैकेट में बंद भी है और प्लस में वजन भी उतना ही है और वो एक अच्छा आकार में बना हुआ भी है। स्पंज, स्पंज लिखे यहाँ पर, स्पंज जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में मिठाइया जी खाए वाला छेनवा। तो स्पंज देखने में लगता है बड़ा भाई, उसमें क्या है सर? सब रस घुसा हुआ है बहुत सारा, मतलब कि ये सारा का सारा जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, अरे यार झोरिया को कुछ बोलते हो रसवा को तो नहीं कुछ तो बोलते नहीं, ग्रेवी वो तो सब्जियों में हो जाता है, हमको नहीं याद आ रहा है। जो बच जाता है रस तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाग बोलते हैं तो वही चीज उसमें क्या रहता है? घुसल रहता है। जैसे ही हाथ से दबाते हैं तो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, तो तनी सुन हो जाता है। फिर छोड़ेंगे उसमें डालेंगे तो फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा, मतलब वो भी ठोस है क्योंकि वो अपना कार्य में फिर से वही आ जा रहा है। दबाते हैं तो कमजोर। एक वो स्पंज वाला बॉल आता है, ठीक है ना? स्पंज यहाँ समझाने के लिए है, स्पंज वाला बॉल आता है, जैसे जादू वगैरह लोग दिखाता है ऐसे करके मुट्ठी में रखता है, गायब नहीं लगता है, लेकिन मुट्ठी में रहता है, इतना दम महीन हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है दबाने के बाद में। फिर खोलोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, बंद करोगे तो छोटा हो जाएगा, खोलोगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी से बुद्धू बनाया जाता है, कहते हैं कि हमको जादू आता है, ठीक है ना? तो स्पंज मतलब वही, स्पंज समझाने के लिए थे, स्पंज मतलब वही चीज है, वही वाला स्पंज वाला बॉल, ठीक है? तो ठोस का मतलब समझ में आ रहा है, जिसका आकार एकदम निश्चित रहेगा, आयतन भी निश्चित रहेगा। तोड़ने फोड़ने पर सर बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो टूटेगा, छितराएगा भी, लेकिन उसका वजन उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वजन घट के खत्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, द्रव अवस्था क्या है सर? द्रव अवस्था तो पदार्थ की वैसी अवस्था, ये लगाना है शुरू में, सबको बोलना है, जब पूछताछ करेंगे तो ऐसा ही बोलना है, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। और हम यहाँ पर लिखे हैं शॉर्टकट में, ताकि तुमको कॉपी में कम लिखना पड़े, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़े, तभी दिमाग तेज होगा। ऐसे तुम जे लिखेंगे वही याद कर लोगे तो क्या दिमाग तेज होगा? ठीक है ना? तो वो सब चीजें अपने से ऐड करना होता है। मतलब पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, मतलब आकार अनिश्चित। यहाँ पर हमने यहाँ क्या लिखा? आकार नहीं, आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित। तो मतलब क्या सर? आयतन निश्चित तो आकार अनिश्चित ना, इसका मतलब यही ना निकल रहा है। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? पदार्थ की वैसा अवस्था, हाँ, वह अवस्था या वैसा अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। तो आकार जो है अनिश्चित है, इसका क्या मतलब? निश्चित और अनिश्चित मतलब क्या? निश्चित मतलब कि जैसे वैसा ही परफेक्ट, और अनिश्चित मतलब नहीं कैसे रूप धारण कर सकता है, उसको अनिश्चित बोलते हैं। तो सपोज दैट कि एक गिलास पानी, गिलास में पानी, गिलास में जब पानी लेते हैं तो पानी को हम लोग लोटा में डाल देते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास में बड़ा गिलास है गन्ने का बड़ा गिलास है और उसको लोटा में हम लोग पानी को डाल लेते हैं। सपोज दैट कि ये मेरे पास में एक लोटा है, और लोटा में जब पानी को डालोगे तो गिलास जैसा था पानी, लेकिन अब लोटा जैसा पानी बन जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि इसका आकार सर बदल रहा है टाइम टू टाइम। अगर हम लोग डब्बा में तेल लाने जाते हैं दुकान से, सपोज दैट कि डब्बा में तेल लाने जाते हैं, ठीक है ना? डब्बा में जब तेल लाते हैं और उसको कढ़ाई में डाल देते हैं तो तेल ऐसे रहता है, और डब्बा में लाते तो यहाँ तक भरा रहता है, और कढ़ाई में डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा चीज जो कि वो अपना आकार को बदलते रहता है बार बार, लेकिन तेल घट रहा है क्या? तेल एक पौवा था तो एक ही पौवा है, 2 पौवा था 2 ही पौवा है, 1 किलो है 1 किलो है। अगर कंटेनर होता ना, जो कंटा क्या बोलते हो, जो जरम तेल वाला आते हैं 10 किलो वाला रहता है, ऐसे वाला कंटर, कंटेनर, तो ओकरा में 10 लीटर तेल रहता है, और दुकानदार बेचारा सबको थोड़ा थोड़ा करके बेचता है, सबको थोड़ा थोड़ा बेचता है, और धीरे धीरे खाली हो जाता है, और दूसरा दूसरा डब्बा में डाल के भेज देता है। तो सबका आकार कैसे हो गया? दूसरा दूसरा डब्बा जैसा हो गया।
कोई कोई तो टिफिन में तेल लाया जाता है। दूध जब हम लोग बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं तो लोटा में, कभी कटोरी में, तो कुछ में भी बाहर आ जाता है, बेच लें तो कटोरी में दही लेके चल जाते हैं। क्या हो रहा है, उसका आकार चेंज हो रहा है। लेकिन सर दही जितना था वो उतना ही था, कटोरी में लिए जाकर के वहां लोटा में डाल दिए, उतना ही दही रह गया। एग्जाम्पल में हम इतना सारा लिख दिए हैं, तो जरूरी है यहाँ पे लिखना कि क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। इतना सारा तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, दही ले लो, दूध ले लो, तेल ले लो, पानी, कुछ भी, ये सब चीजें द्रव है, ठीक है ना। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। जितना चीजें बोल दिए समझा दिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये दो पॉइंट याद रखना, बहुत कंफ्यूज करेगा बच्चा लोग को। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। जैसे चीनी नमक सर ठोस है, उसको पानी में डाल दिए तो घुल गया सर, मतलब मिश्रण हो गया, मिल जाता है। मतलब क्या सर कि ठोस और द्रव का मिश्रण हो जाता है, ठीक है ना, द्रव में घुल जाता है। द्रव भी पानी मिलाएंगे, दूध पानी मिलाएंगे तब भी घुल जाएगा, और चीनी मिलाएंगे तब भी घुल जाएगा। तो कुछ ठोस कुछ द्रव में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब गैस और द्रव और ठोस ये सब भी मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने दो चीज बोला है, हालांकि तीनों चीज वाला लाइन में लास्ट वाला भी कंप्लीट है, क्योंकि इसमें तीनों चीज आ गया है। तो तीनों आया तो मतलब दोनों भी तो आया ना, तीनों आया मतलब दोनों भी तो है ना। तो हम नहीं भी लिखेंगे तब भी ये वाला काम कर जाएगा। तो द्रव में ठोस भी रहता है, अगर चीनी वगैरह डाल देंगे घुल जाएगा, ठीक है ना। पानी वगैरह दूध वगैरह डाल देंगे तब भी घुल जाएगा सर। ठोस और गैस में तो घुल जाएगा। हाँ, और गैस में वही तो समझा रहे हैं कि गैस में हम लोग जानते हैं सर ऑक्सीजन, चलो सर ऑक्सीजन मानते हैं कि सर ऑक्सीजन गैस है, तो H2O पानी है, तो पानी में आया कि नहीं ऑक्सीजन। तो जस्ट यहाँ से बात समझ में आ रहा है। मतलब क्या सर कि द्रव एक ऐसा अवस्था है जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों मिक्स रहता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें निकलता है। अगर कोई भी बच्चा ठोस द्रव पढ़ा है और ये नहीं समझ में आता है तो फिर ये बेकार है, ठीक। तो ठोस द्रव गैस तीनों कौन सा अवस्था में मिला हुआ रहता है, द्रव में। द्रव में तीनों अवस्था रहता है नुकाया हुआ, लेकिन नजर नहीं आता है, सिचुएशन के अनुसार सब समझ में आता है। आगे गैसीय अवस्था, तो गैस में क्या होता है सर, जैसन मर्जी वैसन में डाल देते हैं तो गैस का रूपरेखा सब चेंज हो जाता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। कभी सीएनजी वाला टंकी में गैस रहेगा, कभी एलपीजी वाला टंकी जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें गैस डालो, ठीक है ना। गैस सीएनजी जी, अच्छा इसको जी करो ना, सीएनजी गैस, ठीक है ना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यहाँ पर क्या होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। हमारे पास क्या है सर कि गैसीय अवस्था में जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहे, ठीक है ना। हम लोग को समझ में नहीं आता है, अगर गुब्बारा में हवा फुला देते हैं, जितना फुलाते जा रहे हैं फूलते जा रहा है, तो उसका क्या है सर, आकार भी बदलते जा रहा है, आयतन भी बदलते जा रहा है। तो जस्ट इस तरीके से तो गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना है, उसी को हम लोग गैसीय अवस्था बोलते हैं। जैसे मैं एलपीजी सीएनजी ये सब चीज को एग्जांपल में याद रख सकते हो, गुब्बारे का फुलाना ये याद रख सकते हो, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। एक लास्ट चीज, जब यहाँ पर हर चीज बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज बताना भी पड़ेगा कि जो आयतन बार बार आ रहा है, तो आयतन को हम लोग किस चीज में मापते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। मैथ में हम लोग ये सब चीजें समझ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार में आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। मतलब कि क्यू माथा पर रहेगा हमेशा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यू, लीटर रहेगा तो लीटर क्यू, ऐसे करके, ठीक है ना। तो घन मीटर रहेगा, एक घन मीटर होता है आयतन का मात्रक। और आयतन मापने का जो साधन होता है वो मात्रक लीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेका मीटर मीटर घन क्यू। 1 लीटर बराबर में 1 डेका मीटर घन क्यू, या तो जिसको हम लोग नापते हैं सर लीटर वगैरह में, तो 1 लीटर बराबर में 1000 ml हम लोग याद रखते हैं, जिससे हम लोग तेल वगैरह खरीदने जाते हैं। तो 1 लीटर मतलब कि 1000 ml डिब्बा में लिखा रहता है 1 लीटर बराबर। लेकिन एक्चुअली में जहां तक हम देखे हैं कि 1 लीटर में डब्बा में जो बेचता है 900 ml ही रहता है और ठगता है 100 ml, ठीक है ना। हम सभी डिब्बा में देखे हैं कि 900 ml लिखा रहता है और 1 लीटर कह देता है उसे, जबकि 1 लीटर बराबर में 1000 ml होना चाहिए मिलीलीटर, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर में 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। 1 मीटर के वैल्यू बराबर में से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ है जिससे हम लोग कोई भी चीज का आयतन नापते हैं। तो आयतन मतलब क्या होता है कि 3D होता है, वो एक तरह से 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है, जो कि चारों तरफ से उसका स्थान वगैरह सब चीज को बताता है। यही चीज है आयतन। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखो।